हाँ, मैं हूँ शशांक बीएचयू से। और बच्चों, मैं आज आप लोगों को अर्धनारीश्वर पाठ का अब सब्जेक्टिव मैं पढ़ाने वाला हूँ। अर्धनारीश्वर पाठ का पार्ट 4 में सब्जेक्टिव मैं बताऊँगा। सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं आज बताऊँगा और सभी जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी नोट कराते जाऊँगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है बच्चों, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप क्या सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। देखिए, प्रश्न को पहले आप अच्छे से समझिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे से अगर आप प्रश्न समझ लेते हैं तो आपको आधा उत्तर वहीं से मिलता है। ठीक है, तो एक बार अब मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। ठीक है, अब मैं उत्तर पढ़ता हूँ बच्चों। लेखक का कहना है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो चुका है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर बालियों की ही इसकी फिक्र है और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंधु पर आफत आने की आशंका है। इस आधार पर लेखक के मन में यह व्याप्त होता है कि अगर कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। कहने का मतलब अर्थात इसका यह है बच्चों कि जो महाभारत की लड़ाई में महाभारत की लड़ाई जो कृष्ण और ये दुर्योधन और कृष्ण के बीच में हुआ था, मतलब अर्जुन के बीच में जो हुआ था, और उससे क्या हुआ, पूरे कौरव की जो वंश है उसका पतन ही हो गया है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर वो लड़ाई का जो समझौता होता, अगर संधि होता इन स्त्रियों के बीच में, तो वो लड़ाई एकदम आराम से समाप्त हो जाता और हंसी खुशी सभी लोग जी पाते। कहने का मतलब यही है। ठीक है, और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे सामने, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? क्या आज इसकी क्या सार्थकता है? हाँ, तो अब देखिए, मैं उत्तर पढ़ता हूँ। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। यह कल्पना शिव और पार्वती के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। अर्धनारीश्वर की कल्पना में नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादाहीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज दिखाई नहीं देता। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में कमी आएगी। इधर पुरुष भी नारी के गुणों को अपनाने से घबराता है। ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी के गुणों का बंटवारा हो गया। इस विभाजन की रेखा को लांघने में पुरुष और नारी दोनों को भी लगता है। कहने का मतलब है बच्चों, आज के युग में जो नर और नारी हैं उनको लगता है, नर चाहता कि अगर हम स्त्री के कार्य को करेंगे, सोचता है नर ऐसा, मतलब पुरुष ऐसा सोचता अगर हम स्त्रियों की काम को करेंगे तो हम स्त्री जैसा हो जाएंगे। ठीक है, हमको समाज भी क्या हीन भावनाहीन दृष्टि से देखेगा। और नारी को भी ऐसा लगता है कि अगर हम पुरुष के काम करेंगे तो हमको समाज में सब दूसरे हे दृष्टि से देखने लगेंगे, है ना। पर ऐसा नहीं है। अगर हम पुरुष होकर स्त्री का काम कर रहे हैं, अगर घरेलू कुछ काम कर देते हैं तो ऐसा नहीं हो, तो और बड़प्पन है कि हम घर का भी काम करना जानते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं, इस पे आपको बताना है उत्तर।
तो देखिए अब मैं उत्तर पढ़ता हूँ। रविंद्रनाथ के अनुसार नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने से है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं इस बात को, ठीक है। प्रसाद के अनुसार ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। मतलब ये पुरुष, ये जयशंकर प्रसाद का ये विचार था नारियों के प्रति, ठीक है। अब प्रेमचंद जी का क्या विचार है वो भी देखते हैं। प्रेमचंद जी के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। ये प्रेमचंद ऐसा कह रहे हैं, जो इतने बड़े लेखक हैं, ठीक है, प्रगतिशील लेखक इनको माना जाता है। अब वो भी स्त्रियों के बारे में ऐसी बातें लिख रहे हैं। ये दिनकर जी कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं। दिनकर जी इन लोगों के विचार से असंतुष्ट हैं, क्योंकि उनका विचार है कि सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है। दिनकर जी देखिए एक बात कहे हैं कि सदियों से लोगों को परंपराओं से, प्राचीन परंपराओं से लोगों को दिमाग में ही लग रहा है कि अगर हम यही कहता कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। मतलब अगर नारी पुरुष को रिझा करके रखती है, खुश करके रखती है, तभी वह नारी की जीवन की सार्थकता है, नहीं तो वह नारी नारी नहीं कहलाने लायक है। सोचिए, इस तरह की मानसिकता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पर आज के डेट में, आज के युग में बदल रहा है मानसिकता। हम युवाओं की मानसिकता आज बदल रहा है, बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति, लड़कियों के प्रति, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जानकारी आपको होना चाहिए। अब मैं अच्छे से इसको बताया भी हूँ जब मैं चैप्टर डिटेल में पढ़ा रहा था, तब पार्ट 2 वाले वीडियो में। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, इसका उत्तर है गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना और उसके मार्ग पर चलना ही प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है, तथा गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाता है। कहने का मतलब है जो गृहस्थ जीवन में रहेगा उसको प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे, और जो गृहस्थ जीवन में नहीं रहेगा, पुरुष हो या स्त्री हो, जो गृहस्थ जीवन में नहीं रहेंगे, मतलब घर में नहीं रहेंगे, वो आश्रम में रहेंगे, मंदिरों में रहेंगे, तो उनको निवृत्ति मार्ग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, इसका उत्तर है बुद्ध ने आयुष्मान आनंद से ईसत पाश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ये बुद्ध जी कहते हैं कि जो मैं धर्म चलाया था वो 5000 सालों तक चलता, लेकिन अब 500 साल ही सिर्फ चल पाएगा। क्यों 500 साल चल पाएगा, क्योंकि अब मैं नारियों को मतलब कि भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है अपने धर्म में। तो हाँ बच्चों, अब मैं चलता हूँ आगे। अब आगे मैं आपको पहले एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं आप उसको देख सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो डाला हुआ, आप लोग आराम से देख सकते हैं, जितना भी मैंने मतलब इसके पहले जितना मैं पाठ पढ़ाया हूँ, ठीक है। अब मेरा चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बिहार बोर्ड के सभी बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए जो भी 12th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि आप लोग हमारे साथ बने रहें, आपके लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। और तीसरा सूचना आप लोगों के लिए ये है बच्चों कि आप लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हूँ, जो भी उसमें 200 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, और जो भी जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ ही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है। क्या ऐसा कहना उचित है। अगला प्रश्न है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है। इसका उत्तर है, स्त्रियों को अहेरिन, नागिन या जादूगरनी कहने के पीछे सबसे बड़ी मंशा यह है कि पुरुष उसे ऐसा कहकर अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलारने
में सहायता मिलती है। असल में देखा जाए तो विकार नारी में भी है और नर में भी है। नर में तो नाग और जादूगर के गुण नारी से भी अधिक है। कहने का मतलब है, कहा जाता है नर में तो नाग और जादूगर के गुण नारी से भी अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, आप लोग ऐसे इसको आराम से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? इसका उत्तर है, जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब से नारी की पराधीनता आरंभ हुई। कृषि के आविष्कार होने से नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया। निस्सीम एक शब्द आया है। निस्सीम कहने का मतलब है जिसका कोई सीमा नहीं, अनंत। तो ही घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया और एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगी। कहने का मतलब है बच्चों कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, मैं उसको अब बतलाता हूँ संक्षेप में अपने शब्दों में। ये तो मेरा ही शब्द था, पर अब मैं और डिटेल बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। जब कृषि का आविष्कार हुआ ना बच्चों, तो उसी समय से क्या होने लगा कि खेतों में शारीरिक शक्ति का ज़्यादा प्रयोग होता था, है ना। तो कहा जाने लगा कि स्त्रियां घर में काम करें, घर में बच्चों की परवरिश करेंगी, घरेलू कार्य करेंगे, घर में जो कार्य होते हैं, और बाहर के काम पुरुष करेंगे। तो वहीं से क्या होने लगा कि घर के काम स्त्रियां करने लगी और बाहर का काम पुरुष करने लगे, और बाहर की दुनिया बड़ा होता चला गया और घर का दुनिया चार दीवारी के अंदर ही रह गया। इसी से स्त्रियों को दबा करके रखा जाने लगा और उनको चार दीवारी के अंदर ही बन करके एक दुल्हन के रूप में, घूंघट के रूप में ही उनको देखना लोग पसंद करने लगे और कहने लगे कि स्त्री पर्दे की चीज़ होती है। इस तरह से उनको कहने लगा, पूरा समाज ऐसा मानने लगा। उसी समय से क्या हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। स्त्रियां आज तक दबी हुई हैं, लेकिन अब मानसिकता लोगों की बदल रही है। अब स्त्रियों को बाहर भेज रहे हैं, लड़कियों को बाहर पढ़ा लिखा रहे हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। हाँ, अगला प्रश्न है, प्रसंग स्पष्ट करें। बहुत अच्छा प्रश्न, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। प्रसंग स्पष्ट करें, इसका क्वेश्चन है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखिए एग्जाम में आएगा व्याख्या करने के लिए। ठीक है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। इसका उत्तर है बच्चों, देखिए व्याख्या वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको सबसे पहले उस पंक्ति को पहचानना होगा कि पंक्ति कहाँ से पूछा गया है, मतलब किस पाठ से है, और उस पाठ के रचनाकार कौन है। ये दोनों बात आपको लिखना होगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नारी जाति की पराधीनता की बात बताई है। लेखक का कहना है कि कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। सोपान मतलब सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी था। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु उस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी, है ना। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। समझ गए ना, इतने साधारण भाषा में आप समझ ही रहे हैं। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर बच्चों। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, यानी उनमें नारी का भी कुछ गुण होना चाहिए। पुरुष में नारी का भी गुण होना चाहिए।
नारी पुरुष को बहुत सहयोग करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नर के अंदर ऐसा नहीं है कि नर के अंदर नारी का गुण नहीं आना चाहिए। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि दोनों अर्थात नर और नारी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, अतः पुरुष में भी नारीत्व होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो अपूर्ण है। मैं अब चलता हूँ बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? इसका उत्तर है, नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। समझ रहे हैं ना इस बात को? कहने का मतलब है जो नर का जो कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। और यहाँ तक नहीं कि स्त्रियाँ सिर्फ घर का ही काम करेगी, बाहर का भी काम कर सकती है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवनोद्देश्य एक ही हैं। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का एक कोना छोड़ दे। यह बिल्कुल उचित नहीं है। दिनकर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुरुष अपने मनमाने ढंग से पूरे घर का भाग पूरा ले ले और एक कोना बस स्त्रियों के लिए छोड़ दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों को बराबर रूप में अधिकार मिलना चाहिए, दोनों मिलजुल करके हर क्षेत्र में काम करेंगे, ये कहने का मतलब है। अब हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। बहुत अच्छा बात है, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। मतलब दिनकर जी कहना क्या चाहते हैं पूरे निबंध के माध्यम से। ये 5-6 पेज का निबंध के माध्यम से दिनकर जी का मूल कहने का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, वो क्या है, उसी को बताना है। अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि में समान है। यदि नर में दया, ममता, औदार्य, सेवा आदि की विशेषताएं आ जाए तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता बल्कि और अधिक निखर जाता है। दिनकर जी कहते हैं कि अगर पुरुष के अंदर में स्त्रियों की गुण अगर आ जाता है, कुछ स्त्री का काम करने का ढंग आ जाता है तो उसका व्यक्तित्व धूमिल नहीं होता और अच्छा चमक जाता है, उसमें और फैलाव आता है, उसमें और उनकी मतलब प्रशंसा ही होती है कि इस व्यक्ति को सब कुछ करने आता है, घरेलू कार्य भी एक व्यक्ति कर लेता है। इस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है और इसलिए इसे दुर्बल कहा जाने लगा। समय बीतने के साथ पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा। दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। निबंधकार कहते हैं, मतलब दिनकर जी कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। कितना अच्छा बात कहते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि गांधी जी जैसे इतने बड़े महापुरुष जिसे पूरा देश बापू के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे, वो भी अंतिम समय में नारी, हाँ मतलब नारी जैसा, मतलब नारी के गुणों को लेने के लिए नारी बने। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बच्चों अब हमारा प्रश्नोत्तरी समाप्त होता। आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप से आप जुड़ लीजिएगा और आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, प्लीज़, धन्यवाद।